यहाँ एक सिस्टम है जो कर्मचारी से जवानी भी लेता है, ईमानदारी भी लेता है और रिटायरमेंट के बाद कहता है अब अपनी किस्मत खुद देख लो। लेकिन हमारे नेताजी को सिर्फ एक बार ही विधायक या सांसद बनने पर बढ़िया पेंशन मिल जाती है। आज इसी सिस्टम की खुली नाइंसाफी पर बात करेंगे। जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन के अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है तो हम क्या ईमानदारी की बात कर सकते हैं? 2900 पीआरडी जवान हटा दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों के यात्रा भत्ते में 90,000 तक की बढ़ोतरी कर दी है। उत्तराखंड में मंत्रियों के यात्रा भत्ते बढ़ा दिए गए हैं, 60,000 से सीधे 90,000 रुपए महीने। अन्य भत्ते, सुविधाएं, गाड़ियां, बंगले सब जोड़ दीजिए तो एक विधायक को हर महीने लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए तक आराम से मिल जाते हैं। लगभग उतना ही जितना कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर या अपने स्टेट के एक चीफ सेक्रेटरी को। फर्क बस इतना है कि एक आईएएस वहां तक पहुंचने में अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी जिंदगी सिस्टम को दे देता है और एक विधायक पहली बार इलेक्शन जीतते ही इस लेवल पर पहुंच जाता है पैसों के मामले में। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधायक या सांसद जो सिर्फ एक बार निर्वाचित हो जाते हैं तो पेंशन के हकदार बन जाते हैं, लेकिन 2005 के बाद वाला एक सरकारी कर्मचारी जो 60 साल की उम्र तक सिस्टम के लिए अपना सब कुछ खपा देता है, उसे रिटायरमेंट में क्या मिलता है? एनपीएस, जिसमें ना पेंशन तय है, ना गारंटी है, ना भविष्य की सुरक्षा। तो क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिर्फ सिस्टम का मोहरा है? काम करो, चुप रहो और रिटायरमेंट के बाद मार्केट के भरोसे छोड़ दिए जाओ। एक विधायक सांसद की सैलरी तो छोड़ ही दीजिए, शायद इन्हें इसकी कोई परवाह ही नहीं होती होगी, क्योंकि विधायक निधि, ये फंड, वो फंड, तमाम ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनसे ये जमकर नोट बनाते हैं। यहां तक कि विधायक सांसद जी के आगे जब भूतपूर्व लग जाता है उसके बाद भी पेंशन तो अच्छी खासी होती ही है, लेकिन दर्जनों ऐसे रास्ते भी होते हैं जहां से पैसा खुद उनके पास चल कर आता है। लेकिन उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या जिसके पास रिटायरमेंट के बाद भी कई जिम्मेदारियां हैं? अब 60 साल की एज में ना वो किसी बिजनेस के लायक रहता है, ना कोई दूसरा काम धंधा कर सकता है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी तो सिस्टम ने ले ली। एक पेंशन ही उसका सहारा होती है। आज के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक आदमी 35 से 40 के बीच शादी कर रहा है, 60 की उम्र तक उसके बच्चे ही सेटल नहीं हो पाएंगे। फिर बच्चों की एजुकेशन के खर्चे, परिवार की बाकी जिम्मेदारियां, उम्र बढ़ रही है तो बीमारियां भी हो सकती हैं। इन सबको निभाना कोई आसान काम नहीं होता है। लंबे समय से देश भर में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए प्रदर्शन करते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई जगह विपक्ष के लोग भी इनके प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं और उनकी मांग को जायज बताते हैं, अब चाहे पॉलिटिकल एंगल ही क्यों ना हो। जैसे हाल ही में असम विधानसभा में ओपीएस बहाली पर विपक्ष ने प्रस्ताव पारित करने का प्रयास किया। तेलंगाना में कर्मचारियों ने कांग्रेस से ओपीएस लागू करवाने के लिए सपोर्ट मांगा। अपने यहां उत्तराखंड में भी विपक्ष गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आवाज उठा चुका है। कुछ स्टेट्स में इन प्रदर्शनों का असर भी दिखा और उन्होंने पुरानी वाली पेंशन को बहाल भी कर दिया, जैसे राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में। लेकिन ज्यादातर स्टेट्स में अभी भी ये लड़ाई जारी है। दरअसल पुरानी वाली पेंशन स्कीम या ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद हर महीने तय पेंशन दी जाती है। मान लीजिए आपका अंतिम वेतन 80,000 है तो उसका 50% यानी 40,000 रुपए महीना। अब केंद्र सरकार ने तो 1 जनवरी 2004 से पुरानी वाली पेंशन खत्म कर दी और 2005 से राज्यों ने भी अपने यहाँ पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी और इसकी जगह एनपीएस लागू कर दी। अब ये जो नई वाली पेंशन स्कीम है, इसमें यह होता है कि गवर्नमेंट और कर्मचारी दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं और पेंशन की रकम मार्केट इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करती है। मतलब पेंशन की अमाउंट फिक्स नहीं रहती है। नुकसान का रिस्क कर्मचारी का, यानी रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारी शेयर मार्केट की मर्जी पर जिए। ओपीएस, एनपीएस के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अभी एक चीज यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई। दरअसल इसमें हर महीने कर्मचारियों को अपने बेसिक पे और डीए का 10% हिस्सा जमा करना होता है और उतना ही यानी 10% का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से भी किया जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से 8.5% का कंट्रीब्यूशन पूल कॉर्पस में जोड़ा जाता है, जिससे कर्मचारियों को भविष्य में एक तय पेंशन मिलती है। लेकिन यूपीएस में यह बड़ी शर्त है कि कर्मचारियों ने कम से कम 25 साल की नौकरी की हो, तब जाकर रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की जो बेसिक पे है उसका 50% पेंशन बनेगी। लेकिन सर्विस पीरियड अगर 25 साल से कम है तो पेंशन उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग तय होगी। मतलब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस के विकल्प के रूप में इस यूपीएस को चुनने की आजादी होगी।
हालांकि राज्यों में यूपीएस या यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं है, मतलब राज्य चाहे तो ये मॉडल लागू कर सकते हैं, चाहे तो पुरानी पेंशन बहाल कर दे या एनपीएस ही चलाए। ये राज्य की अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। हालांकि राज्य कर्मचारी पुरानी वाली पेंशन की ही बहाली चाहते हैं, उन्हें ना एनपीएस चाहिए ना ये यूपीएस। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय में यूपीएस को लेकर संशय जारी, इस पर कंसिडरेशन चल रहा है। राज्यों की अगर बात करें तो यहां इसी पेंशन मुद्दे को लेकर समय समय पर प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। कई जगह पर विपक्ष इस मुद्दे को अपने राजनीतिक लाभ के हिसाब से भी उठाता रहता है। केंद्रीय कर्मचारियों के मामले में तो खैर केंद्र सरकार अभी अपने डिसीजन पर कायम लगती है। पिछले दिनों संसद में कुछ ऐसे ही सवाल वित्त मंत्रालय से पूछा गया। सरकार से पूछा गया कि क्या सरकार एनपीएस और यूपीएस की जगह ओपीएस को लागू करने के इरादे में है, तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने क्लियर कर दिया था कि पुरानी पेंशन बहाली का कोई प्लान नहीं। 60 साल की उम्र के बाद जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है और उसे नई पेंशन स्कीम के तहत मार्केट के उतार चढ़ाव के भरोसे छोड़ दिया जाता है, तो ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं रह जाता, ये उसके पूरे जीवन की स्थिरता पर सवाल बन जाता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी कहीं ना कहीं आर्थिक असुरक्षा, हताशा और मानसिक दबाव से घिर जाता है। और जब इंसान खुद अस्थिर हो तो वो अपनी बची हुई पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ कैसे निभा पाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि सरकार सिर्फ कर्मचारियों से त्याग की उम्मीद ना करे, बल्कि खुद भी उदाहरण पेश करे। अगर सांसदों और विधायकों के वेतन भत्तों में कटौती हो, अगर 2-2, 4-4 पेंशन का लाभ उठा रहे जनप्रतिनिधियों की पेंशन पर पुनर्विचार हो, तो इस तरह से सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की दिशा में गंभीरता से सोचा जा सकता है। तभी शायद उस समतामूलक समाज की ओर एक कदम बढ़ेगा जिसकी कल्पना हमारे नेतागण हर मंच, हर भाषण और लगभग हर चुनाव में करते रहते हैं। 60 साल की उम्र के बाद अगर कोई सरकारी कर्मचारी मार्केट के उतार चढ़ाव के भरोसे छोड़ दिया जाए तो ये किस तरह की सोच है। सोचने वाली बात है कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी नियमों में रहकर काम किया, उससे कहा जाता है कि अब तुम्हारा भविष्य शेयर मार्केट तय करेगा। और जिसने सिर्फ एक चुनाव जीता वो अच्छी खासी पेंशन का हकदार बन जाता है, जहां मार्केट के उतार चढ़ाव का भी कोई रिस्क नहीं है। अगर सरकार सच में समतामूलक समाज चाहती है तो शुरुआत वहां से होनी चाहिए जहां 2-2, 4-4 पेंशन ली जा रही है, ना कि वहां से जहां रिटायरमेंट के बाद भी एक कर्मचारी अपने बच्चों की फीस और इलाज की चिंता में जी रहा है। कर्मचारी कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वो अपने भविष्य की गारंटी मांग रहे हैं। और जब तक नेताओं की सुविधाएं पवित्र और कर्मचारियों की सुरक्षा बोझ मानी जाती रहेंगी, तब तक सबका साथ, सबका विकास या फिर समतामूलक समाज, ये सब बातें खोखली ही साबित होंगी।